नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी कि शनिवार को अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। दर्शन के बाद सीएम योगी राम मंदिर परिसर भी जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। अयोध्या में अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अगस्त को अयोध्या दौरा प्रस्तावित है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री तैयारियों का जायजा लेंगे। माना जा रहा है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो सकता है। इसके पहले तैयारियां वहां काफी पहले से शुरू कर दी गई है। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अगर दीपोत्सव की प्रेरणा हमें मिल रही है कि नहीं, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, इसके पीछे इसका मतलब ये राम काज ही है और उस काज के लिए हम लोगों को अयोध्या को दीपोत्सव के साथ जोड़ देना चाहिए। और आज दुनिया में आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। आपने देखा होगा पिछले से पहले हम लोगों ने फिजी और उससे पहले साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। उनके विचारों को आपने सुना होगा। यानी अयोध्या देश और दुनिया में कितना व्यापक प्रभाव है अयोध्या का, और ये करने में हम सफल रहे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और अयोध्या के प्रति, देश के प्रति, भारतीयता के प्रति जो एक भाव उनके अंदर है, आज उसका परिणाम है कि शुभ मुहूर्त हम सबके सामने आ रहा है। इस शुभ मुहूर्त में कुछ कार्यक्रम हम लोगों, मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होना है और मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होगा। तो हम लोग मुख्य कार्यक्रम में पूज्य संतगण जो व्यवस्था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से बनाया गया उस कार्यक्रम की व्यवस्था, उसके अनुशासन का हम सब पालन करेंगे, क्योंकि पूरा आयोजन तीर्थ क्षेत्र के द्वारा जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी उसी के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है और मैं आप सबसे विनम्र अपील करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 3 दिन यानी 3 रक्षाबंधन से हमारा प्रयास होना चाहिए। वहीं गोंडा से अगवा हुए के व्यवसायी के पोते को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस घटना में 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले के लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अपहरण की वारदात सामने आने के कुछ ही घंटों के बाद यूपी पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया। गिरफ्तारी से पहले पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ की भी खबर है। तो वहीं सकुशल रिहाई कराने वाली एसटीएफ की टीम को सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम दिया है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने की खबर है। एडीजी प्रशांत कुमार ने घटना के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव और दीपू कश्यप घायल हुए। सूरज पांडे, छवि पांडे और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक स्तर से सभी टीमें लगाई गई। जो भी संसाधन हमारे पुलिस बल के हैं वो लगाया गया। साथ साथ जो हमारे स्थानीय पुलिस है, डीआईजी और एसपी गोंडा के नेतृत्व में काम कर रही थी। आज सुबह तड़के गांव पारा में मुखबिर की सूचना पे मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को उस गाड़ी से कहीं और ले जाना चाह रहे थे। मुठभेड़ के दौरान मुठभेड़ की टीम में
सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम थी। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए। स्थानीय पुलिस एवं एसटीएफ की टीम को 1-1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। ये जो चुनौतीपूर्ण कार्य था उसमें मीडिया बंधुओं का बहुत सहयोग रहा और आप लोगों ने रिपोर्टिंग के साथ साथ बच्चे के सकुशल वापसी के लिए भी बहुत सहयोग किया, इस रूप में कि इस पर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के चीज़ें नहीं चलाई गई। उसके लिए विभाग आपका आभारी है। गोंडा में किडनैप हुए किराना व्यवसायी के 7 वर्षीय बच्चे को शनिवार तड़के पुलिस और एसटीएफ टीम ने मुठभेड़ के बाद 17 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के तत्काल एक्शन से बच्चे की मां ने राहत की सांस ली और यूपी पुलिस को धन्यवाद कहा। सैनिटाइजर और मास्क देने के लिए आए थे तो बोले सरकार की तरफ से ये दिए जा रहे हैं तो आप लोग पूरे घर का नाम लिखवा दीजिए। और फिर वो लोग मास्क 2-3 लेके चले गए थे और सैनिटाइजर बोले कि गाड़ी में रखा है, आप बेटे को भेज दीजिए तो हम सैनिटाइजर उसको दे देंगे। बस वो लेके चले गए, फिर मेरा बेटा वापस नहीं आया, वो लेके चले गए। आप लोगों ने एफआईआर कराया? सर घर के लोगों ने कराया होगा, हमें तो नहीं। क्या कोई फोन आया था? सर कोई फोन नहीं आया। या दादी ने जब ये कहा कि बड़े बेटे को ले जाओ तो उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं छोटे को ले जाएंगे? सर हम दूसरे घर में थे, उन्होंने दादी से दूसरे घर में बात की। घर दोनों अलग अलग। आपके घर पे किसी सदस्य के पास कोई फोन आया? नहीं। मैम कितने घंटे में बच्चा आपको मिल गया और आप क्या कहना चाहिए? बहुत जल्दी मिल गया। पुलिस वालों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो उन्होंने मेरा बेटा हमको सकुशल वापस किया। गोंडा के करनेलगंज इलाके से अपहरण हुए व्यापारी के बेटे को बदमाशों से सकुशल बरामद कर लिया गया, जिसे लेकर पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो आपराधिक वारदातें हैं इनको पीछे काफ़ी समय से पुलिस ने काफ़ी सक्सेस के साथ और सफलता के साथ हम लोगों ने इनको हैंडल किया है और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जिनमें उतनी सक्सेस हमको नहीं मिल पाती है। कानपुर की एक वारदात का आपने जिक्र किया, उसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि यद्यपि अपराधी पकड़े गए लेकिन जो अपहृत था वो नहीं बरामद हो पाया। लेकिन ये जो गोंडा वाली वारदात है ये बड़ी चैलेंजिंग इसलिए थी कि एक व्यापारी हैं, उनके यहाँ से बच्चे को किडनैप किया गया था, 8 साल का बच्चा था और एक ऐसा कवर लेके किडनैप किया गया था जैसे लगे कि एक गवर्नमेंट एजेंसी के लोग अप्रोच कर रहे हैं एक पब्लिक सर्विस देने के लिए और उस विश्वास में आकर के, यानी एक बड़ा अजीब मोडस ऑपरेंडाई इन्होंने अख्तियार किया था। तो इसको हमने इसी चैलेंज से लिया कि सारी जो सर्विसेज हैं वो इफ़ेक्ट होने का डर था कि अगर लोग इस तरह कहेंगे तो फिर लोग अलाउ नहीं करेंगे एक्सेस। तो शुरू से ही इसमें हमने एसटीएफ को लगाया, मुख्यालय से मॉनिटरिंग की और जो टीम्स थीं वो एक साथ 3 जनपदों की टीम्स लगाई गई और जो टेक्निकल मीन्स हैं उन सबको अख्तियार किया गया। एसपी और डीआईजी बराबर वहाँ कैंप करते रहे और शुरू से ही फैमिली से कोऑपरेशन लेते हुए हम लोगों को ये सक्सेस मिल पाई। ये टिंकू नाम का क्रिमिनल है और आपको अचरज होगा जान करके कि इसके ऊपर 22 अपराध तो लूट, जघन्य अपराध लूट के और लूट में फायरिंग करके लोगों से पैसा लाखों में लूटने के और वायलेंस के दर्ज हैं। 307 के भी मुकदमे इसके खिलाफ हैं और ये एक्टिव था करीब 20 साल से और मैं समझता हूँ कि लुटेरों में यहाँ का सबसे
आउटस्टैंडिंग लुटेरा जिसको कह सकते हैं आप था, और पुलिस को इसको बहुत टाइम से तलाश थी। और बड़ी इसमें भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, और इसके बारे में जानकारी होने पे वहाँ पर STF और लोकल पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन हुआ, और उसमें क्रॉस फायर में ये आदमी अकाउंट फॉर हुआ है। ये बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था, और मैं समझता हूँ इसका यहाँ पर जो आतंक था उससे बहुत राहत लोगों को मिलेगी इस घटना के बाद। देखिए, सुकून तो संभव नहीं होता, बिकॉज़ क्रिमिनल्स बराबर पैदा होते रहते हैं, क्रिमिनल्स बराबर जेल से निकल करके भी आते रहते हैं, तो सुकून का तो एलिमेंट कभी भी नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर इस तरह फास्ट और एग्रेसिवली कार्रवाई करते हुए केस वर्कआउट हो जाते हैं और अपहृत बरामद हो जाते हैं, या इस तरह के अपराधी अकाउंट फॉर हो जाते हैं जो भागे हुए हैं और निरंतर वारदातें कर रहे हैं, तो उससे ये ज़रूर है कि आम आदमी को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा होता है, विश्वास पैदा होता है, और जो उनका अपना काम करने का है उसमें भी वो आराम से बिना किसी डर के अपना कारोबार कर पाते हैं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत प्रबल हो जाता है। देश में बढ़ते कोरोना संकट समेत देश के कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर PL पूनिया ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश में संविधान के अनुसार सरकारें चलती है, बहुमत से सरकारें चलती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का खेल खेल रही है वो बहुत ही निंदनीय है। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि महामहिम राज्यपाल जी शीघ्र ही विधानसभा का सत्र बुला के और जो संशय की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है वो पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, रेलवे के द्वारा जो आंकड़े आए हैं जिसमें कोरोना वायरस में फंसे हुए प्रवासी मजदूर उनसे उन्होंने भारी मुनाफा कमाया है, और राहुल जी ने वाकई चिंता व्यक्त की है कि एक मौका था कि हर विभाग, हर मंत्रालय, हर व्यक्ति जो सत्ता में बैठा है उनकी जिम्मेवारी थी कि उन प्रवासी मजदूरों को, गरीबों को निःशुल्क उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये अत्यंत शर्म की बात है। जो कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है, लेकिन अभी भी रेलवे हो चाहे अन्य हो, मैं समझता हूँ कि जो संवेदना दिखाई जानी चाहिए थी, जो मदद लेके सामने सरकार को आना चाहिए था, पूरी तरह से फेल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो पहला लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, उस समय कहा था कि महाभारत हमने 18 दिन में जीती और 21 दिन में कोरोना पर हम विजय हासिल करेंगे, और उसके बाद तो कितने 21 दिन निकल गए। और आज स्थिति ये है कि आंकड़ा, जब हमने लॉकडाउन डिक्लेयर किया था तो केवल 526 केसेस थे, आज 13 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। हर रोज़ लगभग 50,000 केसेस आ रहे हैं। 13 लाख से ज़्यादा, 13,000 से ज़्यादा वो तो अकेले महाराष्ट्र में मौत हुई है। 30,000, 31,000 का आंकड़ा पार कर गया है मरने वालों की संख्या कोरोना वायरस से। और मुख्य रूप से अब महाराष्ट्र क्योंकि स्लम एरिया इतना है, जो सबर्बन एरिया है, वहाँ से केसेस निकल के आ रहे हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा हैं। फिर जो मेन शहर हैं जैसे वाराणसी है, लखनऊ है, आगरा है, इन सब शहरों में भी आखिर सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही? सरकार इस ओर ध्यान दे। देखिए, हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी अक्सर चिंता व्यक्त करती रहती हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, कोरोना वायरस के संकट के बारे में, और कोरोना वायरस की जो बदहाली है, जो कोविड वार्ड्स की बदहाली है, बरसात में पानी ऊपर से गिर रहा है पूरे वार्ड में, अंदर भरा हुआ है वार्ड के अंदर, वो सब तस्वीरें साया करती रही हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। रक्षा मंत्री जी जो देश की राजधानी लखनऊ को रिप्रेजेंट करते हैं,
वो लगता है कि जैसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो बदहाली है, बेड्स नहीं है, कहीं बेड्स नहीं है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स को कोरोना वायरस पॉजिटिव हुए जा रहा है, उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम नहीं किया। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मथुरा में भूमाफिया और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम जनता तो छोड़िए, जिले के एसडीएम तक को धमकी दे आते हैं। हाल ही में कुछ बदमाशों ने मथुरा में तैनात एसडीएम राजीव उपाध्याय को उनके आवास पर जाकर सुरक्षा गार्डों से उन्हें देख लेने की धमकी दी। घटना के बाद से जिला प्रशासन हरकत में आ गया। डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने इस मामले की जानकारी डीएम और एसएसपी को दी है। आपको बता दें, मथुरा के थाना सदर इलाके के रहने वाले राजीव उपाध्याय के आवास पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार कुछ हथियारबंद लोगों ने उनके सुरक्षा गार्ड को डिप्टी कलेक्टर को देख लेने की धमकी दे डाली। जब तक डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय आवास से बाहर निकले, तब तक गाड़ी में सवार हथियारबंद लोग वहां से फरार हो गए। बताएं किस तरह की धमकी आई है आपके पास? कल रात 9:20 की घटना है। मेरे आवास के बाहर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी रुकी, उसमें 4 आदमी 315 बोर की राइफल लिए हुए सवार थे, सफ़ेद अगोछे का ढाटा बांधे हुए थे। इसके अतिरिक्त ड्राइवर जो था वो रिवॉल्वर या पिस्टल लगाए था, वो भी ढाटा बांधे था। मैं घर पर 9 बजे अपने सरकारी आवास पर पहुंच गया था। उन्होंने होमगार्ड को बुलाया, पूछा कि डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय यही रहता है? तो होमगार्डों ने स्वाभाविक रूप से कहा यही रहते हैं। तो उन्होंने कहा ये बहुत सरकारी ज़मीनों से अवैध कब्जे हटवा रहा है, गिरवा रहा है, इसका समय पूरा हो गया है, इसका हम काम तमाम कर देंगे। ये कह करके वो फॉर्च्यूनर गाड़ी उप कृषि निदेशक के मथुरा के कच्चे रास्ते की ओर लेकर के यमुना की तरफ चले गए। जब तक मैं निकला तब तक वो जा चुके थे। मैंने संपूर्ण वस्तु स्थिति के संबंध में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को रात्रि में ही पत्र लिख दिया है, जिसकी प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा को भेजी गई है। कानपुर में बिकरू कांड के दौरान 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। अब विकास दुबे से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आ रही है। हत्याकांड के बाद फरारी के दौरान विकास दुबे की कानपुर के एक बीजेपी नेता से बातचीत का ऑडियो और व्हाट्सएप चैटिंग सामने आई। कॉल और चैटिंग में विकास सरेंडर का इंतजाम करने के लिए बीजेपी नेता से मदद मांग रहा है। नेता ने एसटीएफ को यह जानकारी दी थी और इस दौरान विकास दुबे ने 20 लाख रुपए, 4 जोड़ी वकीलों की पोशाक और जूते का इंतजाम करने की गुजारिश की। जब बीजेपी नेता ने बताया ये इंतजाम मुश्किल है, तो उसने एक सपा विधायक से मदद लेने को कहा। इसके लिए विकास ने बीजेपी नेता को सपा विधायक का मोबाइल नंबर भी दिया और इस चैट और ऑडियो में विकास बार बार गुड्डन त्रिवेदी से बात कराने को कह रहा है। पता चला कि विकास दुबे वकील के वेश में सरेंडर की तैयारी कर रहा था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह कोविड समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। उसके पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में कहा कि 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाले जनपदों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 2000 टेस्ट प्रतिदिन, इससे कम जनसंख्या वाले जिलों में कम से कम 1000 रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रतिदिन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटी-पीसीआर के माध्यम से प्रदेश में 35,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और बलिया में विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। काशी में एक बार फिर से कोरोना पर आस्था भारी पड़ी। नाग पंचमी के मौके पर नाग कुआं पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्हें रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। जैतपुरा में स्थित इस नाग कुआं के साथ कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इसकी गहराई पाताल लोक और नागलोक तक जाती है। धर्मशास्त्रों में भी इस कुएं का वर्णन मिलता है। मंदिर में तो हमेशा पूजा होती है, लेकिन नाग कुआं तक जाने का मौका केवल नाग पंचमी के दिन मिलता है। हालांकि इस बार लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद हैं, लोग बाहर से ही मत्था टेक रहे हैं। ये प्राचीन हम लोग बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं अपने होश से। ये कितनी भीड़ लगती थी? भीड़ तो बहुत होती थी, इतना भीड़ तो कि हम लोग खुद परेशान होते हैं। हम लोग इसी के रहने वाले हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होती थी। हम लोग खुद लाइन 1 घंटा 2 घंटा लग जाता दर्शन करने के लिए। इस साल क्या हुआ? इस साल सर मंदिर तो बंद ही है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए हम लोग बाहर ही से दर्शन करके चले जा रहे हैं। आस्था है, इसकी मान्यता तो बहुत है, लेकिन जिस तरह अगले साल भीड़ हुआ था कोरोना की वजह से एकदम बेकार हो गया है। लेकिन लोग फिर भी माथा टेकने आते हैं, अपने श्रद्धालु लोग। आस ही पास के लोग दिख रहे हैं, बहुत दूर के लोग नहीं दिख रहे हैं। क्या क्या इसमें चढ़ता है? इसमें दूध लावा चढ़ता है, तुलसी की मालाएं चढ़ती हैं। यहाँ से लोग भक्त लोग अच्छे से आते हैं, दर्शन करते हैं। अभी तो पूरे बंद है, ताला तो देख ही रहे हैं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी पूजा तो करनी है, तो करना है तो कर ही रहे। इसका मान्यता यह है कि नाग पंचमी के दिन लोग नागों को पूजा करते हैं और दूध लावा चढ़ा करके पूजन करते हैं। कुंड है जो पातंजलि ऋषि का मेन तपोस्थली है, और उनका तपोस्थली है। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र के लड़का रोहित का नाग यहीं जैसा था। शिवलिंग जो है उसमें पातंजलि जी अपना जोग से बैठाए हैं, वो भी है। इस लेवल से 70 फुट गड्ढा है नीचे, उसमें शिवलिंग है और ये बहुत प्राचीन है। आपको संवत 1 का ये जीर्णोद्धार हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर जिले के भोपा गांव नगला बुजुर्ग के जंगल में शुक्रवार की देर रात पोल्ट्री फार्म को लूटने के प्रयास कर रहे एक बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई। भोपा थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार का कहना है कि पोल्ट्री फार्म पर गोली लगने से एक बदमाश की मौत हुई है। मौके से एक तमंचा, एक पोनी बंदूक, चाकू और एक जोड़ी चप्पल बरामद की गई। में अमरजीत पुत्र सुरजीत निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग भोपा द्वारा 112 यूपी 112 नदी की कुछ 4-5 बदमाश उनके मुर्गे फार्म में घुस आए हैं। तो जो नौकर था सुक्का, जिसकी उम्र 50 साल है, वो उसका गेट खुलाने का प्रयास किया। तो उसने जाकर के अपने पिता रंजीत को सुनी नदी की बदमाश घुस आए हैं, तो गांव के लोग आ गए। गांव के लोगों की बदमाशों की आपस में हाथापाई होने लगी। तभी एक बदमाश ने जो दूर खड़ा था उसने फायर किया, तो बदमाश का फायर जो बदमाश से हाथापाई हो रही उसको लगा बगल में और वहीं गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसने उठ के देखा, वहाँ पर 2 आदमी बाहर खड़े गेट पे लात मार रहे थे। तो मेरे भाई ने मुझको फोन किया, तो मैं उस टाइम पे गया। तो इतने में मेरे भाई को बाहर निकाल के उन्होंने कट्टा अड़ा रखा था। क्या नाम है आपके भाई का? गुरकीरत है मेरे भाई का नाम। तो कट्टा अड़ा रखा था, मुझे देख के मेरे भाई की हिम्मत पड़ी, उसने हाथापाई चालू कर दी और हमने भी जाके हाथापाई चालू कर दी। हम 3 लोग गए थे यहाँ से। तो इस हाथापाई के चक्कर में उन्होंने फायर किया बदमाश। वो मेरे भाई के तो लगा नहीं, उनके ही साथी के लग गया। उनके साथी के लगने के बाद में तो वहाँ पर रोला उतार दिया। मैंने कहा कहीं मेरे भाई के लगा है। उससे बाद में उन्होंने फिर फायर किया मेरे ऊपर, मेरे लगा नहीं हो। और पीछे से फिर हमारे जिन्हें आसपास पड़ोसियों को फ़ोन किया था वो आगे, और उन्हें देखते हुए बदमाश वहाँ से भाग निकले। प्रयागराज में नागपंचमी का पर्व आज धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने यम नियम से भगवान भोलेनाथ
और उनके प्रमुख श्रृंगार नागदेव का पूजन किया। दारागंज स्थित प्रसिद्ध नाग वासुकी मंदिर समेत शिव मंदिरों में सर्प का पूजन कर उनके प्रकोप से मुक्ति की कामना की गई। तो वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अखाड़ों में कुश्ती और दंगल का आयोजन इस बार नहीं हुआ। तो वहीं कोरोना संक्रमण के कारण ही मंदिरों में अधिक भीड़ नहीं जुटी, ज्यादातर लोगों ने घरों में ही पूजन किया। पंचमी का अवसर शुभ अवसर पर तक्षक तीर्थ पर जल चढ़ाने आए हैं और यहाँ पर नागों को दूध पिलाते हुए भगवान का आशीर्वाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान कर। लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मंदिर में 2 गज की दूरी बना करके डिस्टेंसिंग का सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए हम लोग दर्शन कर रहे हैं। हम लोग जाते थे श्री नागचंद्रेश्वर महाकाल दर्शन करने, मगर लॉकडाउन होने से आज तक्षक तीर्थ प्रयाग में जो नाग देवता के राजा और संपूर्ण देवता के राजा माने जाने वाले तक्षक तीर्थ प्रयाग में आए हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके फिर बाहर सांप को दूध पिला के फिर अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ ये इच्छा रखते हैं कि इस कोरोना नामक बीमारी को भी भगवान दूर करे। मिर्जापुर में आज भी अखाड़ों की परंपरा कई जगह पर कायम है। पहलवान अखाड़े में प्रतिदिन पहुंचकर कुश्ती के नए नए दांव पेच सीखते सिखाते रहते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते दंगल की प्रतियोगिता नहीं होगी। सैकड़ों साल के बाद पहली बार ऐसा होगा जब कुश्ती दंगल के अखाड़े सूने रहेंगे और ना ही पहलवान धरती चूमकर दाव आजमा सकेंगे, जिससे ये पहलवान दूसरे अखाड़े या अन्य जिले के प्रदेशों के पहलवानों के साथ पसीना नहीं बहा पाएंगे। नाग पंचमी पर सबको अपना दमखम साबित करना होता था। अखाड़ों पर तैयारियां शुरू हो जाती थी। नामी गिरामी पहलवान अपना दमखम दिखाते थे। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।